एवरीवन, आप सबका स्वागत है डाइट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैत्री किरण इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि एनटीएससी में जो सिलेबस होता है, जिन चैप्टर्स पे 9th क्लास का जो चैप्टर्स हैं उन पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ मैटर। हमने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उस चैप्टर में सबसे बेसिक चीज़ जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले वो क्या पढ़ा था? मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास मास हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो। मैटर क्या? जिसका कोई दंड हो, कोई वजन हो और वो कोई जगह लेता हो अगर रखने पे। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है। नीचे ना मानती शु पदार्थ न थी। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, फीलिंग हॉट। क्या हमें गर्मी लग रही है? उसका कोई वजन होता है? नहीं, वो एक क्या होता है, एक एहसास होता है। क्या उसका कोई वॉल्यूम है? नहीं। कोई फीलिंग किसी भी चीज़ का वो कोई उसकी वॉल्यूम नहीं हो सकती ना, है ना। अब दूसरा क्या है, स्मोक। स्मोक तुम देखते हो, है ना, तो वो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो उसका कोई तो दंड होगा और स्मोक उसका कोई वॉल्यूम भी होगा। अब जैसे मान लो कि तुमने धुआं किया, अगरबत्ती से धुआं हुआ, तो वो एक जगह ले रहा है ना, वो धुआं तुम्हें दिखता है कि अच्छा वो रूम में फैला हुआ है। तो स्मोक क्या है, उसका वो एक मैटर है, वो क्या है, पदार्थ है। फिर तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसका जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि जो हमारे आसपास जैसे हवा जो चलती है उसके बीच में जो पानी के कण होते हैं, जैसे कुछ इवेपोरेट होता है और वो पानी के कण जो है वो इतने भी हल्के नहीं होते कि वो बहुत ऊपर चले जाए और वो बादल बन जाए। तो क्या होता है, हमारे आसपास की जगह पे वो क्या जो हवा है उसके बीच बीच में, जो कि हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो वेपर्स हैं, और वाटर वेपर्स जो हैं तो वो आसपास अगर हवा में रहते हैं तो हमें उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो उसका भी कुछ मास और वॉल्यूम होगा, तो वो भी एक पदार्थ है। अब वाटर, पानी, आपको सबको पता है पानी का मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक पदार्थ नहीं है? ए ऑप्शन है ना, गर्मी। ठीक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फेनोमेना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नीचे ना मानथी शेमा पानी तेना उत्कर्ष निबिंदु नीचा बिंदुए वर्णमा फेरवाय छे। मतलब क्या है कि पानी जो है वो एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हमने जब हमने चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था कि एक वस्तु से उसके मतलब दूसरे रूप में वो कैसे जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि पानी है तो उसके 3 स्टेट्स होते हैं ना, एक आइस हो गया, एक वाटर हो गया, फिर एक क्या है, गैस होता है, वाटर वेपर। ठीक है, तो अब वाटर क्या होता है, जब बॉइलिंग एक प्रोसेस होती है तो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर, प्योर वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी उबलता है। तो पानी उबलता है और वो क्या करता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये किससे हो रहा होता है, ये हो रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता था कि उसे थोड़ी सी गर्मी मिलती थी आसपास की चीज़ों से, तो वो जो सरफेस पे जो कण होते थे वो आसपास के गर्मी को मतलब वो एब्जॉर्ब करते थे और उसमें कुछ एनर्जी आ जाती थी। अब एनर्जी आ जाती थी तो क्या होता था, वो जैसे आपके कपड़े सूखते हैं तो वो किस प्रोसेस से हो रहा होता है, इवेपोरेशन से हो रहा था। लेकिन आपके कपड़े को बॉईल किया जाता है क्या, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गर्म किया जाता है ना। तो जो इवेपोरेशन होता है वो क्या, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। अब
वो पानी ही है, जैसे आपके कपड़े गीले हैं तो वो पानी से एक तरह से वेपर में चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर हमें पहला ही मिल गया। एक बार बाकी आंसर देख ही लेते हैं। बाकी में क्या है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन जो है वो होता तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि कंडेंसेशन क्या है, एक तरह से पानी जो उसका जो भाप है वो क्या, वो वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन में वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज नहीं हो रहा होता है ना, वाटर वेपर में चेंज नहीं होता है, उल्टा होता है। तो कंडेंसेशन गलत हो गया। बॉइलिंग तो हमें पता है, बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, ना कि बिलो, उसके नीचे नहीं होता, उसके हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है, इक्वल होता है। और नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि हमें पहला ऑप्शन मिल गया था। तो इसका आंसर है वाष्पीभवन, क्या, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। अब हमने जब मैटर पढ़ा था तो उसके कुछ मैटर पढ़ा था, तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, है ना। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो कि उसके प्रॉपर्टीज नहीं होते। तो एक एक करके उसके प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। द पार्टिकल्स, ऑप्शंस को देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हमने क्या पढ़ा था, जो मैटर होता है वो क्या होता है, बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसका क्या साइज हमने पढ़ा था, 10⁻⁻10 मीटर, अगर आपको याद हो तो ये तो सही है ना। तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अच्छा, जैसे हवा है आपका, ठीक है, तो हवा क्या है, हवा के बीच में कण होते हैं ना, है ना। जैसे अगर ये हवा है, हवा के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तभी तो आप उसके बीच में अपना हाथ लेके जाते हो। अच्छा, इस ऑप्शन को जैसे आप एक और चीज समझ सकते हो, जैसे पानी होता है, तो पानी में जब आप चीनी डालते हो तो वो क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब पानी के कणों के बीच में कुछ तो जगह होगी जिसमें वो चीनी मिल गया, जिससे आपको अभी भी वो चीनी दिखता नहीं है ना मिलने के बाद। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये तो सही हो गया। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन अ स्टेशनरी स्टेट, सी जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या, वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं और इधर उधर नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन मतलब जो ये है ये एक प्रॉपर्टी होता, तो आप बताओ, जब भी आप स्प्रे करते हो या परफ्यूम करते हो तो जो उसकी आपकी सुगंध होती है वो इधर उधर चली जाती है ना। तो जब इधर उधर चली जाती है तो इसका मतलब जो उसके मैटर है, जो उसके छोटे छोटे कण हैं, वो इधर उधर जा रहे होते हैं, ना कि एक ही जगह होता है ना। अब वो एक ही जगह नहीं रह सकता। इवन जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे कण एक दूसरे के पास होते हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं वो तो नहीं हिलता, जैसे अगर मान लो आपका पेन है तो वो तो उसमें उसके कण तो नहीं हिल रहे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत ऐसे 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 ऐसे, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, इधर हिलते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं तो वो हमें दिखते नहीं है। तो स्टेशनरी स्टेट मतलब स्थिर, वो नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है ना। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, मतलब ये ऑप्शन जो है प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ठीक है। अब ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो गया, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि उसमें से इसमें किसकी लक्षण नहीं है। तो ये सी ऑप्शन सही हो गया। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अब जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, कोई भी हमारा पदार्थ होता है, तो तुम उसको बहुत इजीली ब्रेक कर, उसको बहुत इजीली तोड़ सकते हो नहीं ना, उसमें हमें कुछ जोर लगाना पड़ता है। तुम्हें जब जोर लगाना पड़ता है तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा प्रॉपर्टी होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पदार्थના કણો સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which one will help to accelerate the process of evaporation of a liquid kept in an open dish?
इसमें से जैसे खुली डिशમાં રહેલ પ્રવાહીના વાષ્પીભવનને નીચેના માનથી कई प्रक्रिया प्रवेगति करे छे। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी ऐसा मतलब हमने क्या पढ़ा था उसमें इवेपोरेशन पढ़ते वक्त हमने ये चीज़ पढ़ा था कि उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इवेपोरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे उसमें क्या था, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला था सरफेस एरिया। अब जैसे आपको पता होगा जो इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा होता है, तो सरफेस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उसका इवेपोरेशन होता है। तो कीपिंग ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है कि विंड स्पीड। ठीक है, तो विंड स्पीड क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका हवा चल रहा है। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसे पानी है, तो पानी का ये स्तर, अब स्तर में से वो इवेपोरेट होके यहाँ पे कण जा रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप किसी ने पंखा चला दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ से हवा आई और इन कणों को दूर लेके चले गई। अब जब कणों हवा आने पे क्या होगा, ये जगह वापस से खाली हो जाएगी, फिर से वो इवेपोरेट हो पाएगा, है ना, फिर ये हवा चला जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आसपास में ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, तो कणों के बीच में जगह जो है वो बच रहा है। तो क्या होगा कि इससे विंड स्पीड जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा होता है। ठीक, अच्छा, अब हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि हवा के कणों के बीच में पानी के वेपर्स होते हैं। अब अगर किसी भी, जैसे आप देखोगे तो क्या होता है, जब बरसात का मौसम होता है, ठीक है, रेनी सीजन्स होते हैं, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। वो क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हवा के बीच में पानी के कण होते हैं। रेनी सीजन्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होता है तब इवेपोरेशन कम होता है। चौथा हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारे आसपास का ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि तापमान ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊर्जा है, तो ज़्यादा अगर ऊर्जा होगी तो सतह के जो कण होते हैं वो ज़्यादा उसको ऊर्जा को ले सकते हैं। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उसका इवेपोरेशन होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कुछ ऑप्शंस में से, ठीक है। सबसे पहला क्या है, कीपिंग डिश इन ओपन। अगर डिश को आप ओपन में रखोगे तो क्या होगा कि वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा होगी, है ना, और उसका सरफेस एरिया ऐसे मतलब पूरा मतलब खुला हुआ है, पूरा सरफेस एक्सपोज हो रखा है, मतलब बाहर की उससे मिल रहा है, तो उसमें जो भी ऊर्जा होगी वो ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि इवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरा क्या है, ब्लोइंग एयर इनटू लिक्विड। अभी हमने देखा था कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन बढ़ता है, तो मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, कीपिंग द डिश अंडर अ रनिंग फैन। ठीक है, अब रनिंग फैन के उसमें क्या होगा, उसमें भी एयर क्या है, ब्लो हो रहा है, उसके अंदर एक तरह से उसको हवा मिल रही है। तो अब बी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हमने देखा कि तीनों ही ऑप्शन से जो इवेपोरेशन है वो बढ़ता है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कुछ ऐसे हमें ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है, एवरी प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। अच्छा, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस वो होता है कि अगर जो जिसके जो कण है, ठीक है, वो बिल्कुल एक समान हो, वो रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में बोले तो एक समान होते हैं, समानता होती है उनके कणों में। तो अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस है अगर, तो उस प्योर सब्सटेंस तो होता ही वही चीज़ है ना कि उसको हम और छोटा नहीं तोड़ सकते। अगर छोटा नहीं तोड़ सकते तो उसके जो कण होते हैं वो बहुत ही रेगुलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं। तो ये जो है वो करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर बी ऑप्शन क्या है, इन कंपाउंड्स द कंपोनेंट्स डू नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड जो होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। कंपाउंड पहले बनता कैसे है, वो एलिमेंट्स
जो होते हैं, दो एलिमेंट्स या फिर एक ही एलिमेंट या मतलब एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो हैं, जैसे E1 मान लो एक एलिमेंट है और E2 दूसरा एलिमेंट है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया करता है और रासायनिक प्रक्रिया करके एक कंपाउंड बनाता है, एक संयोजन बनाता है, ठीक है। तो जब वो कंपाउंड बनता है तो वो एक रासायनिक प्रक्रिया से बन रहा है। तो रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि वो अपनी पुरानी जो उसके गुणधर्म होते हैं, जो उसके पुराने प्रॉपर्टीज होते हैं, वो उसको छोड़ के नए प्रॉपर्टीज करता है, ले लेता है। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने पता है आपको, पानी जो है वो आग बुझाने में काम आता है, ठीक है। अच्छा, अगर पानी जो है आग बुझाने में काम करता है, आपको ये भी पता हो, मैंने बताया था कि कंपाउंड क्या है, मतलब पानी क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम H2O लिख सकते हैं। अब ये किससे बनता है, H2 प्लस O से मिला के एक H2O बनता है। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम में जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो वो H2O बनाता है। अब H2 जो होता है वो क्या करता है, वो आग लगाने में काम करता है, उसकी मदद करता है, ठीक है। वो एक आग लगाने की जो ये है वो गैस एक तरह का, ठीक है। वो जो है उसके बिना आप आग लगा नहीं सकते, मतलब दोनों के दोनों जो है वो कहीं ना कहीं आग लगाने में मदद करती है, लेकिन H2O जो है वो आग बुझाने में काम करती है। तो इसका मतलब जो है कंपाउंड जो है वो पुरानी जो उसकी जो कंपोनेंट्स थी, ठीक है, जो जिससे वो मिलकर बना है उसके गुणधर्म को, ठीक है, छोड़ देता है। मतलब उसके गुणधर्म को नहीं रखता। तो यही तो बी ऑप्शन कह रहा है, तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अच्छा, मिक्सचर का सबसे पहले मिक्सचर बनता कैसे है, मिक्सचर कैसे बनता है, हम उसको बस किसी भी मात्रा में लेके मिला देते हैं। आपने क्या किया, जैसे घर में आपके पास चावल है, चावल और आपने दाल मिला दिया, तो आप उसको चावल के दाने और दाल के दाने अपने ऐसे हटा सकते हो ना, पिक करके कि हाँ ये चावल का दाना है, चावल का दाना एक थाली में, दाल का दाना है तो एक थाली में। तो वो एक क्या है, एक फिजिकल मेथड है। तो आप मिक्सचर्स को क्या फिजिकल मेथड से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर देयर इज अ चेंज इन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। क्या बोल रहा है कि मिश्रण जब भी बनता है तो उसके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। इस स्टेटमेंट का ये कहना है। अच्छा, इसका मतलब पता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज होना, इसका मतलब ये हुआ कि आणविक संयोजन में फेरफार हो रहा है। हम आणविक संयोजन में अगर फेरफार हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे कोई केमिकल चेंज है। लेकिन हमें तो ये बात पता है कि मिक्सचर जब बनता है तब केमिकल चेंज नहीं होता है, वहां पे फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when 20 ग्राम of BaCl2 is mixed with 10.6 gram of H2SO4, it produces 8.2 gram of HCl and some amount of BaSO4। तो हमसे पूछा गया है मास ऑफ BaSO4। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, BaCl2 को हम अभी पहले बाद में देखते हैं कि कितना मिलाया, क्या करते हैं। हम ये देखते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है। BaCl2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4, क्योंकि उसी के साथ तो मिक्स किया है ना। आप बोलोगे कि यहाँ तो मिक्स किया तो यहाँ तो मिक्सचर हो रहा होगा, लेकिन इट प्रोड्यूसेस HCl एंड BaSO4। अच्छा, अब ये क्या है, HCl और BaSO4 कुछ अलग है, ठीक है। तो अलग वो हो गए कंपाउंड, तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो कंपाउंड बन रहा है ना कि मिक्सचर। तो मिक्स्ड विथ जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाया तो उसने एक केमिकल रिएक्शन कर दिया। तो क्या हो रहा है कि HCl और क्या बन रहा है, BaSO4। अच्छा, हमने लॉज पढ़े थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके पीछे कोई लॉज होते हैं। तो उसमें ये बोलते हैं कि कोई भी एटम जो है वो क्रिएट भी नहीं होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर एक Ba है तो रिएक्शन के बाद भी, उस प्रक्रिया के बाद भी एक Ba होना चाहिए, तो है। Cl जो है वो 2 है यहाँ पे, लेकिन एक ही Cl है ना। लेकिन
एटम तो कहीं पे डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। तो इसका मतलब जो Cl है वो भी 2 होना चाहिए था, पहला चीज, ठीक है, पहला चीज Cl 2 होना चाहिए था। अच्छा, H जो है रिएक्शन के पहले 1 है, मतलब 2 है, और रिएक्शन के बाद में 1 ही है, तो ये भी 2 होना चाहिए था, ये दोनों ही 2 होना चाहिए था। इसका मतलब आप ये तात्पर्य निकाल सकते हो कि जो HCl है वो 1 नहीं, वो क्या हो रहा होगा, 2 HCl बन रहा होगा, समझे। और यहाँ पे फिर S है तो S 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो 2 HCl 1 BSO4 रिएक्शन में बन रहा है। अब हम एक बार इसको छोटे से ऐसे करके लिख लेते हैं, रिएक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाद हमें इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि कितना हमारा BSO4 बन रहा है। तो BaCl2 प्लस H2SO4। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको इस तरीके से हम उसके केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। और यहाँ पे कितना 2HCl प्लस BaSO4। अच्छा, अब 2 HCl का यहाँ पे SO4 है, 2 HCl का आपको कितना दिया हुआ है 8.2, मैं इसको अलग पेन से लिखती हूँ, 8.2 कितना ग्राम। अच्छा, BaCl2 कितना लिया था 20 ग्राम। H2SO4 कितना लिया था 10.6 ग्राम। आपको पता है ये क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा हमारे लॉस पे बना है कि दोनों जो हैं वो एटम्स जो है ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना बनते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और लॉ पढ़ा था कि जो मास है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही क्रिएट होता है। तो बिफोर रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, बिफोर रिएक्शन कितना मास था, ठीक है, रिएक्शन कितना मास था 20 प्लस 10.6, ठीक है, कितना हुआ टोटल 30.6 ग्राम, है ना, 30.6 ग्राम। तो बिफोर रिएक्शन कितना है 30.6 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन भी उतना ही होना चाहिए, है ना। तो आफ्टर रिएक्शन देखो 8.2 दिया है किसका HCl का, तो 8.2 HCl है। अब इसमें कुछ BSO4 भी ऐड हो रहा होगा। अब BSO4 का हमें नहीं पता तो हम उसको ले लेते हैं X, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों का सम जो है वो 30.6 के इक्वल होना चाहिए। तो अभी मैं ये मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो हमें ये बता दिया कि इन दोनों का सम जो है वो 30.6 के इक्वल होना चाहिए। 8.2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30.6। अब आपको ये बात पता होगी कि जब ये लीनियर इक्वेशन होता है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगी 8.2 को इधर ले आऊँगी। जब इधर लाते हैं तो क्या होता है वो माइनस साइन हो जाता है, यहाँ पे प्लस साइन था तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 30.6 माइनस 8.2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 22.4 ग्राम। वो ऑप्शन क्या है बी। तो समझ में आया, ये क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। तो जब आप इसको बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन को इक्वेट करोगे तो आपका BSO4 का मास आ जाएगा जो कि कितना है 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 द मास ऑफ, देखो CH2 क्या है कार्बन डाइसल्फाइड है, द मास ऑफ सल्फर इन कॉम्बिनेशन विथ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज। हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक कुछ उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है उसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दोनों एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ठीक है। उनका जो मास का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे CH2 क्या है, एक कंपाउंड है। अच्छा, अब एक, अगर मैं बोलती हूँ कि अगर एक CH2 है तो उसमें एक कार्बन है। अब एक कार्बन है
तो उसका कितना दंड होता है, उसका मास कितना होता है 12 म्यू, ठीक है, मैं उसका रेशियो निकाल रही हूँ। तो और सल्फर का मास कितना होता है 32 यू, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 64 म्यू। अब ये जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना, उसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकती हूँ, ये कितना है 4 से जाएगा तो 3 यू, और ये भी 4 से जाएगा, ठीक है, 4 तो 1 और ये 2, तो 18। हाँ, अब ये मैंने सही किया है क्या, 4 1 24, हाँ ये जो है 16 होगा, सॉरी 18 नहीं होगा, ये होगा 16 में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि कार्बन का कितना ग्राम है, कितना उसका वो है, यहाँ पे यू नहीं होगा, ये यू कट जाएगा, तो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा 3/16 होगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3 ग्राम कार्बन है, तो 3 ग्राम कार्बन जो होगा, और अब मान लो आपको सल्फर का निकालना है कि कितना है, तो सल्फर का मान लो x होगा, हाँ, लेकिन अगर कार्बन ग्राम में है तो सल्फर भी ग्राम में होना चाहिए, और इसका रेशियो जो होता है वो सेम होता है, सेम कितना होगा 3/16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि x को आप क्या करोगे, इस साइड लेके चले जाओगे और 3/16 को इधर लेके आ जाओगे, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू 3/3 इंटू 16, ये दोनों कट गया और ये कितना हुआ ग्राम होगा, तो ऑप्शन डी है ना। यहाँ पे क्या किया, हमें रेशियो निकालना था क्योंकि हमें कार्बन और सल्फर दोनों का दंड पता है, कार्बन का होता है 12, सल्फर का होता है 32, 2 सल्फर है तो 64, जब हम उसका रेशियो निकाल देंगे तो इससे हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो इससे हमारा आ जाएगा कि सल्फर में हमें कितना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, मतलब अच्छा एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है एक तरह से कि किसी भी एटम, हमने क्या पढ़ा था, एटम जब पढ़ते हैं तो एटम में न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अच्छा, एंड एटॉमिक मास क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि मास जो है वो इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता, और जो न्यूक्लियस के अंदर एक हमारा न्यूट्रॉन होता है जिसका चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल होता है वो 0, और यहाँ पे प्रोटॉन होता है, और इन दोनों में ही मास होता है, तो जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास का मिला के हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, एटॉमिक मास इज 56, ये तो बात थी कंसेप्ट की। अब वेट ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा 1 मोल ऑफ आयरन हमने क्या पढ़ा था, ये हमने मोल, जैसे अब मैं आपको एक चीज, जैसे इसका आंसर बहुत ही इजी है, तो मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और एक एटम का कितना मास है 56, ठीक है, एक एटम का मास है 56। अब 6.022 ये कितना है यू, हाँ, तो मोल के जो ये नंबर है ना उसमें खास बात यही है, आप बोलोगे कि हाँ ये नंबर क्यों आया, कैसे आया, तो जब उन्होंने प्रैक्टिकल किए थे काफ़ी सारे ऐसे क्या बोलते हैं रिसर्च जब किया, तो उसमें उनको ऐसा पता चला कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेशल नंबर है, ठीक है, तो इसका मास जो है इतने सारे एटम्स का मास जब मिल जाता है तो ये जितना है ना, ये नए सेम नंबर में 56 लेकिन ग्राम हो जाता है, तो वन मोल का जो है, वन अगर एटम का 56 यू है तो 1 मोल का 56, बस अंतर कहाँ है ग्राम में,
तो ये तो बी ऑप्शन है, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना उसका एक एटम का उसका यूनिफाइड मास में जितना मास होता है उतना ही 1 मोल का उतना ही ग्राम में मास होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। तो एटम पोजेसेस एम्प्टी स्पेस, एटम में खाली जगह होती है। अच्छा, हमने ये चीज़ पढ़ा था कि एटम जो है वो बहुत ही ऐसा, मतलब ऐसे तो बहुत एटम छोटा होता है, ठीक है, लेकिन एटम से बहुत 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 छोटा उसका न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर मास होता है, ठीक है। अब बाहर में अगर इतनी जगह में इसका, जैसे अब ये जो एरिया है जो मैं ब्लू शेड कर रही हूँ, वहाँ पे अगर मास नहीं है तो वहाँ क्या है, खाली जगह है, और उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो एरिया है वो तो खाली है, तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, एटम पोजेसेस सेंट्रल न्यूक्लियस, परमाणु वच्चे केंद्र होय छे, ठीक है। तो क्या है, अब जो मास है वो एकदम एक बीच सेंटर के पार्ट में होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो ये भी तो ऑप्शन सही है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें घूमता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन सही है। डी क्या है, ऑल ऑफ दीज मतलब कि सारे ही सही है। आप जितना भी आपको दिया हुआ है उनमें से सारे सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम ए बी सी को टिक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बी को टिक करेंगे, क्योंकि वो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट है ना। तीनों सही है तो हम तीनों को थोड़ी ना टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिंगल चॉइस है, तो आपको डी टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम इज गिवन बाय। अच्छा, यहाँ पे एक नई बात है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि एक एटम जो होता है, हाँ, उसके जो शेल्स, जो ऑर्बिट है, हाँ, ऑर्बिट के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब ये तो एक फॉर्मूला था कि एक शेल के अंदर कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो सबसे पहला वाला शेल होता है जिसको हम के शेल बोलते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोर ने दिया था 2n², ये फॉर्मूला दिया था। अब आप इसको चेक कैसे करोगे, अब आपको पता है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो आप पहला 1 रखो n की जगह, तो आप इसका आंसर क्या आएगा, 1 रखने पे 2 आएगा, है ना। अब दूसरे शेल में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आप इसमें 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 8 होता है ना। तीसरे शेल में कितना होता है, 18 होता है, जब तुम 3 रखोगे n की वैल्यू तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, है ना। और आपका किसी और में इसमें ये वैल्यू सही नहीं आएंगे, लेकिन ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगा। आप 3 चीज़ याद रख रहे हो कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ याद रखने से अच्छा ये सीधा सा एक फॉर्मूला है 2n², जो कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है किसी भी ऑर्बिट में। और ऑर्बिट अगर 1 है तो हम उसको k बोलते हैं, अगर 2 है तो l बोलते हैं, 3 है तो m बोलते हैं, फिर 4 है तो n बोलते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी छोटा सा भी आपको कोई कंसेप्ट में ऐसा दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय।